डिलीवरी बॉय पर TV9 की मुहिम का असर हुआ है। 10 मिनट में डिलीवरी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 10 मिनट में डिलीवरी जरूरी नहीं है, कहा है सरकार ने। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट से मनसुख मंडाविया की बात हुई है और ये कहा गया है कि 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 10 मिनट में डिलीवरी की जाए और इसके लिए तमाम कंपनियों से बात की गई है। सर यहाँ पे टाइम लगता है 10 से 15 मिनट लगती है। 10 से 15 मिनट लगती है। इस 10 से 15 मिनट में क्या कस्टमर कभी फ़ोन भी कर देता है कहाँ रह गए? हाँ जी सर, कस्टमर फ़ोन करता है, वो इसलिए करता है कि TV9 भारतवर्ष ने 10 मिनट में डिलीवरी की बाध्यता और गिग वर्कर्स की समस्याओं को उजागर किया था, जिसका बड़ा असर हुआ। डिलीवरी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ एक मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सामान डिलीवरी करने वाली कंपनीज को 10 मिनट में डिलीवरी की बाध्यता से मुक्त कर दिया। ब्लिंकिट ने इस निर्देश से पहले ही अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट में डिलीवरी का वादा वापस कर लिया था। कंपनी की मुख्य टैगलाइन को 10 मिनट में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट डिलीवर से बदलकर आपके दरवाजे पर 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया गया। आने वाले दिनों में दूसरी कंपनीज की ओर से भी ऐसे कदम उठाने की उम्मीद है। इस कदम का मकसद गिग वर्कर्स के लिए ज्यादा सुरक्षा और काम करने के बेहतर माहौल को सुनिश्चित करना है। सभी कंपनीज ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो अपने ब्रांड और सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। और आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने से लगने वाली हर चोट के लिए उसे पालने वाले जिम्मेदार होंगे। आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए जिनका आने वाले दिनों में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कुत्ते के काटने से होने वाली चोट या मौत के लिए अब संबंधित सरकारी अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, कुत्ते के काटने से होने वाली मौत और चोट के मामले में राज्य सरकारों को भी भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कुत्ता प्रेमियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों पर भी इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो कुत्तों को अपने घर या परिसर में ही रखें। सेंसस के बिना आप पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते, डॉग पॉपुलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ABC रूल्स को। तो सेंसस इज वेरी नेसेसरी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख तय कर दी है। हमें नंबर ऑफ ABC शेल्टर्स बढ़ाने चाहिए और डॉग्स की जो वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पे वर्क करना चाहिए। ये सारी समस्या का समाधान ही ABC रूल्स है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। 30 हजारी कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 अभियुक्तों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा है कि पुलिस कर्मियों की हत्या की कोशिश की गई, ये आरोप लगाया गया है। अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती स्टेज में जांच का हवाला दिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन गैंग बस्ट को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। अभियान 48 घंटे तक लगातार चला, जिसमें कई राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इस मेगा ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 280 गैंगस्टर सहित कुल 854 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के करीब 9000 पुलिसकर्मी शामिल रहे। टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक साथ कार्रवाई करते हुए 4299 ठिकानों पर छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर कई अपराधियों और उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस अभियान में 300 अत्याधुनिक हथियार, 130 जिंदा कारतूस, करीब 25 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन गैंगस्टर्स, शूटर्स, ड्रग तस्करों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाया गया। आने वाले दिनों में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले की जांच अब NIA करेगी। दिल्ली पुलिस की जांच के कई महीनों बाद मामला NIA को ट्रांसफर किया गया। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर अप्रैल 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की थी, लेकिन अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट की जांच NIA को सौंपी गई है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
अभियुक्तों पर सीमा पार से घुसपैठ कराने और फर्जी आधार और वोटर आईडी बनवाने के आरोप लगे हैं। जांच में सामने आया कि कई नेटवर्क भारत के सीमावर्ती राज्यों से संचालित हो रहे हैं। इसके बाद एफआईआर में जालसाजी और विदेशी अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई। एनआईए पूरे सिंडिकेट और मनी ट्रेल की जांच करेगी। एनआईए द्वारा नई एफआईआर दर्ज किए जाने की भी संभावना है। 2025 में दिल्ली से करीब 2200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। वहीं 2004 में 14 और 2008 में सिर्फ 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। ज्यादातर घुसपैठिए पश्चिम बंगाल बॉर्डर से देश में शामिल हुए थे। एफआरआरओ की मदद से अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का अभियान चलाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया है। टेरर लिंक के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, लाइनमैन समेत 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। टीचर मोहम्मद इशफाक पर लश्कर तैयबा के लिए काम करने का आरोप है। लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब से संबंध है, इसके बताया जा रहा है। और एक और खबर कश्मीर से है। कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की जानकारी जुटाई जा रही है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद यह फैसला लिया गया है। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को यह आदेश जारी किया गया है। निर्माण में इस्तेमाल पैसों के स्रोत पर खास फोकस रखने को कहा गया है। मदरसा शिक्षक, इमामों के आधार, खाते, सोशल मीडिया हैंडल, ये सब मांगा गया है। तो जम्मू कश्मीर में मदरसों और मस्जिदों की डिटेल जुटाई जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो मदरसों के जो टीचर हैं या फिर इमाम हैं, उनके खाते, आधार, इनकी डिटेल जुटाई जाए। खासकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और महराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महराज, बताइए क्या कहा गया इस आदेश में, क्या करना होगा राजस्व विभाग के लोगों को, या किस तरह की जानकारी जुटाई जा रही है? बिल्कुल, बता दें आपको कि जो अभी मस्जिद की प्रोफाइलिंग चल रही है जम्मू कश्मीर में, कहा जा सकता है कि कश्मीर में विशेषकर क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो उसके वजह से कहा जा सकता है कि पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये जो फॉर्मेट हम जो है हमें मिला है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी जो जानकारी है जो कि मस्जिद में प्रबंधन है उनके द्वारा जो कहा जा सकता है, उनमें सदस्य जो है उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के साथ साझा करनी है। साथ ही साथ जो इमाम है, बाकी सब जो पूरा प्रबंधन है, इमाम है, जो मुअज्जिन जो अजान देते हैं, वो उन सब की जो डिटेल्स है, हालांकि यहाँ तक भी जो है कि वो कौन सा मोबाइल चलाते हैं और उसका IMEI नंबर क्या है। और अब इस पे जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राजनीतिक दल जो कि विशेषकर अगर हम कश्मीर बहुल इलाके के कहें तो वो उनके अनुसार ये कहीं ना कहीं जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है कहीं ना कहीं फॉर्म अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं महराज स्क्रीन पर, क्या यही वो फॉर्म है? 15-16 तरह की डिटेल्स, 15-16 लाइन्स में डिटेल्स मांगी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अगर हम कहें तो ये हालांकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी इस पे कोई स्पष्टता नहीं सामने आई है, लेकिन जो सूत्र है उनके अनुसार ये जो है हम जो है दर्शकों को खास तौर पर जो है दिखा रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है यही जो है पुलिस ने कहीं ना कहीं जो है मस्जिद प्रबंधन जो है उनको भरने को कहा है। और इस पे कहीं ना कहीं अब राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। हालांकि जो श्रीनगर के MP सांसद है आगारोला, उनके अनुसार ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जो है वो किया जा रहा है मस्जिदों का। और अगर हम जो मुत्तहिदा मजलिस उलेमा है जो कि यहाँ पे करीब 20 से अधिक धार्मिक संगठनों का एक समूह है, उनके अनुसार भी ये कहीं ना कहीं जो है ठीक है महराज, मतलब कुल मिलाकर इस कार्रवाई का विरोध होना भी शुरू हो गया है और राजनीति भी इस पर शुरू हो रही है। और कठुआ जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। कुछ आतंकियों के घिरे होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ कठुआ के एक दूर दराज इलाके में चल रही है। पुलिस को इलाके में आतंकी हलचल की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की SOG टीम ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल इलाके में कड़ी नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा बल की ओर से कहा जा रहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। इससे पहले अभी हाल ही में बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर दिया था। सुरक्षा बलों ने ठिकाने से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए।
शनिवार को बारामूला के शेरी इलाके के सुचलीवरन जंगल में तलाश अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला था। और बड़ी खबर इस वक्त, मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग है और बीएमसी के 227 वार्ड में 1700 उम्मीदवार है। वोटिंग के नतीजे 16 जनवरी को आ जाएंगे। और इस बीच बीएमसी में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन सभी दलों ने इस चुनाव के लिए जबरदस्त कैंपेन किया है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बीएमसी का बॉस कौन बनने जा रहा है। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं संवाददाता जयप्रकाश सिंह। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव प्रचार 5 बजे खत्म हो गया। 5 बजे तक सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत आजमाइश की और मतदाताओं तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया। मुख्य रूप से जो 5 प्रमुख पार्टियां लड़ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी और आरपीआई का एक गठबंधन मुंबई की 227 महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़ रहा है। अजीत पवार जो महायुति का हिस्सा है वो मुंबई में अलग चुनाव लड़ रहे हैं घड़ी के निशान पर। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में अपना एक गठबंधन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा गठबंधन है वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी का है। और ये जो बड़ा गठबंधन है ये जो गठबंधन है ये 227 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो ये बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरा जो है चुनाव है इस लिहाज से, क्योंकि राज और उद्धव के जो दोनों बेटे हैं आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे, उन्होंने भी इस चुनाव में जमकर प्रचार किया है। और दोनों जो जूनियर ठाकरे बंधु हैं उन्होंने भी इस चुनाव में जमकर अपनी जो रोड शोज हैं, अपनी रैलियां हैं वो की हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच अंबरनाथ में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। मामले में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झड़प और भागम भाग की ये तस्वीरें मुंबई के कल्याण डोंबिवली की हैं। केडीएमसी चुनाव में हिंसक झड़प को लेकर इलाके में तनाव है। वार्ड नंबर 29 में मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप को लेकर हिंसक वारदात हुई। घटना में बीजेपी और शिवसेना के 2 पदाधिकारी घायल हुए। बीजेपी उम्मीदवार आर्य नाटेकर के पति ओमकार नाटेकर और शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में डोंबिवली के तुकाराम नगर इलाके में हुई हिंसक झड़प के विरोध में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आज तक जितने भी आरोप लगाए हैं, अगर आप देखें वो वीडियो उन्होंने खुद फ्रॉड से बनाया हुआ है। इसमें हमारा किसी का भी हाथ नहीं है। 15 स्टिचेस लगे हुए हैं। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक होके घर आए। हाथ में हथियार थे उनके और गाली गलौज चालू कर दिया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और नितिन पाटिल और रवि पाटिल ने उन्हें मारना चालू कर दिया। जो पहला जो कोयता था उनके हाथ में वो मारा, नितिन पाटिल ने मारा उनके सर पे। बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान विक्रोली में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे बांटे जाने के मामले को लेकर एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उन्हें देखो मार डालूंगा, के लिए काम कर रहा है, उन्हें मारूंगी, इतने टाइम से मैं हुआ। स्ट्रेचर पर पड़ा ये शिवसेना ठाकरे गुट का कार्यकर्ता है, जिसने शिंदे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार हारून खान के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार सकीना शेख के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। अस्पताल पहुंची सकीना घायल कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाती नजर आई। मामला मुंबई की वार्ड नंबर 124 का है। बताया भी जा रहा है कि आधी रात को शिंदे गुट की शिवसेना और ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने कहा शिंदे गुट के कार्यकर्ता पैसे बांट रहे थे और इसी दौरान ठाकरे गुट के पदाधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दी। उन्हें देखो मार डालूंगा, के लिए काम कर रहा है, उन्हें मारूंगी, इतने टाइम से मैं हुआ। घटना में ठाकरे गुट की शिवसेना के 2 कार्यकर्ता घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए राजाबाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले को लेकर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उधर बीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। बीएमसी चुनाव के लिए माहौल हमारे पक्ष में है, ये कहा है आदित्य ठाकरे ने। दोनों भाई साथ, महाराष्ट्र भी साथ। आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं इन चुनावों के लिए और उसके बाद आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि दोनों भाई साथ तो महाराष्ट्र भी साथ। बीजेपी के लोग कॉमेडी शो में जाकर आरोप लगाएं, हम बीजेपी जैसे झूठे वादे नहीं करते, ये कहा आदित्य ठाकरे ने।
आदित्य ठाकरे हमारे साथ मौजूद है। आदित्य जी, लास्ट डे है, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? आप देख रहे हो जोश जल्लोष देख रहे हो। अमित और मेरे लिए दो भाई उद्धव जी राज साहब एक साथ आए हैं तो पूरा महाराष्ट्र साथ में आया है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इस बीच आपको क्या लग रहा है कि मुंबई की जनता आप पर भरोसा करेगी? जो भी आरोप लगा रहे भाजपा वाले वो कॉमेडी शो में जाके आरोप लगाए। अगर आरोप में तथ्य होता तो हम भाजपा में होते। हम भ्रष्टाचार जनता पार्टी से नहीं है। बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी में हमारा हाथ नहीं पैर भी है। उस स्टेटमेंट के साथ हैं आप लोग? सारे लोग, पूरी मुंबई आज 35 साल आगे, आप देख रहे हो सारी मुंबई साथ में है। हमारा हिंदुत्व स्वाफ है, रघुकुल रीत सदा चढ़िया है, प्राण न जाए। भाजपा जैसे हम झूठे वादे नहीं करते। अंतिम सवाल, दोनों भाई मिल गए हैं, इम्पैक्ट दिखेगा? आपको दिखेगा, भाई एक हो गए, दोनों भाई मिल गए हैं और मुंबई साथ में रहेगी, महाराष्ट्र साथ में रहेगा। और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से चीन के सीसीपी नेताओं ने मुलाकात की है। मुलाकात संघ मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक चली। चीन की कम्युनिस्ट नेताओं ने आज संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। मुलाकात संघ मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक चली। संघ सूत्रों से खबर है कि चीन के कम्युनिस्ट नेताओं ने मिलने का वक्त मांगा। ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। इससे पहले कल बीजेपी महासचिव अरुण सिंह से सीसीपी नेताओं ने मुलाकात की। तस्वीर उसी मुलाकात की है। कांग्रेस से इस मामले पर बीजेपी को घेरा। जब आप ये बैठकें करते हो तो क्या ये मुद्दे उठाते हो, और जब ये मुद्दे उठाते हो तो क्या जवाब आता? जो आप लगातार भारत को नुकसान चीन की तरफ से पहुंचता है, इन बैठकों की वजह से पहुंचता है या इन बैठकों के बावजूद पहुंचता है? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पहले की स्थिति थी, आज से 1 साल पहले की, उसकी तुलना में आज स्थिति बहुत बेहतर है। और जब चीजें बेहतर होती हैं तो स्वाभाविक है, अगर कोई मीटिंग हुआ है, कोई चोरी छुपे थोड़े हुआ है। राहुल गांधी की तुलना ही हमारे लोग से नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो किया है उसके बाद उन्हें अधिकार ही नहीं है कि वो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाए। संभल में तालाब की जमीन की पैमाइश तीसरी बार की गई। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने 40 मकानों की पहचान की है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के सराई तरीन इलाकों में हो रही कार्रवाई की है, जहां तीसरी बार तालाब की जमीन की पैमाइश की गई। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो रही है। इसके तहत सरकारी तालाब की 5 बीघा जमीन पर बनाए गए 40 मकानों की पैमाइश की गई। प्रशासन के मुताबिक सरकारी तालाब की भूमि पर कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन की पैमाइश का एक बार फिर फैसला किया। संख्या 332 ये तालाब का नंबर है। इसकी एक शिकायत मिली थी, तालाब मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। उसकी पैमाइश के लिए हमारी पूरी बड़ी पैमाइश है। कितने मकान और दुकान बने लगभग? एग्जैक्ट फिगर देना मुश्किल है, लेकिन लगभग 40 मकान थे। इलाके में किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए मौके पर 5 थानों की फोर्स और पीएससी तैनात रही, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी तरह से न बिगड़े। मौके पर राजस्व की टीम, लेखपाल और कानून को मौजूद रहे, जिन्होंने पैमाइश के दौरान रिकॉर्ड तैयार किए। प्रशासन का कहना है कि पैमाइश पूरी होने के बाद धारा 67 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ में विवेकानंद जयंती पर एक युवा को पुरस्कार की जगह तिरस्कार झेलना पड़ा। पूरे प्रदेश से 10 युवाओं का चयन हुआ, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार भी बांटे, लेकिन 9वें नंबर पर जिसका नाम छपा था वो वंचित कर दिया गया। पुरस्कार और अवार्ड दिखाते ये हैं अवधेश कुमार, जिनका चयन विवेकानंद जयंती पर युवा पुरस्कार के लिए किया गया। सरकारी लेटर से लेकर अखबारों में भी नाम छप चुके, लेकिन उनके परिवार की खुशी उस समय खत्म हो गई जब देवरिया के देवानंद और लखनऊ के अवधेश साहू का नाम समारोह से पहले रात में लिस्ट से हटाकर 2 अलग नाम शामिल किए गए। एक महिला अधिकारी से फोन पर कारण जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर मामले को तूल देने की कोशिश की गई तो आगे दिक्कत हो सकती है। अवधेश साहू ने मुख्यमंत्री से जांच की गुहार लगाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि जो भी अधिकारी, जिन अधिकारियों ने ऐसी हरकत करी है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, और करें इसलिए कि ताकि आज मेरे साथ में जिस तरीके से हुआ है, आगे से किसी उस युवा के साथ में जो एक योग्य युवा है, उस युवा के साथ में अन्याय ना हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चिट्ठी दूंगा। TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने विवेकानंद पुरस्कार से वंचित रहे अवधेश कुमार से बातचीत की और उनके दफ्तर पर भी गए, जहां से अवधेश समाज की सेवा करते हैं। इस वक्त हम अवधेश साहू के ऑफिस पर आए हैं, उनसे मिलने और उनसे बात करने के लिए। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इन्होंने एक जन सुविधा केंद्र यहाँ पर बनाया हुआ है और इस जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ये लोगों की सेवा का काम
लंबे समय से कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के आसपास के लोग भी बताते हैं। जैसे ही हम इस कार्यालय में घुसते हैं, आपको सबसे पहले ये ट्रॉफियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि समाज सेवा में अलग अलग काम करने के लिए इनको अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। युवा पुरस्कार के ये विजेता हैं, जो कि इन्हें कुछ सालों पहले मिला था, और तमाम ये मोमेंटो जो है वो आप देख सकते हैं। मेरा नाम 9 नंबर पे था, वहाँ पर मुझसे साइन भी कराई गई और वहाँ पर मेरे नाम का जो जितने अवार्डीज आए थे, जिनका चयन हुआ था, उनके प्रमाण पत्र भी रखे थे। सबको जो है बताया जा रहा था कि अपने अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लीजिए। तो सभी ने अपने अपने नाम की स्पेलिंग चेक की, मुझे भी दिया गया, तो मेरा भी नाम था उसमें अवधेश कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय देवी प्रसाद। मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने कहा सही है सर ये। और यूपी के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया। यही नहीं, उसके अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के पिता ने अपनी पत्नी यानी लड़की की मां को भी आरोपी बनाया। पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी जुबैर और लड़की की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि आरोपी जुबैर के परिवार के 4 और सदस्यों की तलाश है। मामला थाना मझोला का है। लड़की के पिता का आरोप है कि मां ने पैसे के लालच में बेटी को दरिंदों के हवाले कर दिया। आरोप है कि जुबैर के परिवार के लोगों ने ही नाबालिग को कमरे में बंद कर जबरन उसका रेप कराया और वीडियो भी बना लिए, ताकि पीड़िता किसी के सामने मुंह न खोल सके। परेशान पीड़िता ने कई बार शिकायत करने की कोशिश की तो जुबैर ने तमंचे के बल पर उसे धमकाते हुए परिवार को खत्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकियां दी। बेटी ने बताई थी कि उसके और जुबैर के नाजायज संबंध थे और मेरी बेटी के संग में यही हुआ। मुझे धमकी दी गई थी फोन पे कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हें भी जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटों को भी मार देंगे। मामले में पुलिस ने बाकी अभियुक्तों की तलाश तेज कर दी है। उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं, उनके संबंध में छानबीन की जा रही है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्रा इंशा फातिमा ने फांसी लगा ली। गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 20 साल की इंशा फातिमा आजमगढ़ की रहने वाली थी और एएमयू में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। जानकारी के अनुसार घटना के समय वो अपने किसी परिजन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और इसी दरमियान उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। वीडियो कॉल के दौरान अचानक संपर्क टूटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद कॉलेज में सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्रा को तुरंत फंदे से उतारकर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उपचार के दरमियान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। देखिए, अभी तक के जो खबर आई है वो यही है कि उसने अपने कमरे में सुसाइड किया है और सुसाइड की बात सामने आई है। अब वो उसके पीछे क्या वजह है, क्या मोटिव है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें अगर कोई जांच होगी तो जांच के जरिए से ही क्लियर हो जाए। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर सरेआम फायरिंग की है। गैंग के अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सरेआम फायरिंग का ये वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके से सामने आया है, जहां अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फायरिंग कनाडा के एक बिजनेसमैन जसवीर ढेसी के घर पर की गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी ली गई। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने पोस्ट में दावा किया था कि जसवीर ढेसी उनके विरोधियों का साथ देता था। जो भी उनके खिलाफ जाएगा उनका भी यही हश्र होगा। इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। कनाडा सरकार की ओर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद से ही गैंग की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। गोल्डी ढिल्लन वही गैंगस्टर है जिसने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। माना जा रहा है कि गैंग अपनी मौजूदगी और ताकत दिखाने के लिए लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। कनाडा की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच तेज कर दी है। वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश जारी है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक जिम में फायरिंग की जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर फायरिंग की जानकारी देते हुए गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने एक पोस्ट भी किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने अपने पोस्ट में कहा है,
कि पश्चिम विहार दिल्ली में जिम पर फायरिंग हुई है। ये फायरिंग मैंने, रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने करवाई है। मैंने इसे कॉल की थी, इसने कॉल इग्नोर की, इसलिए करना पड़ा। अगर अगली बार कॉल नहीं उठाई तो तुझे धरती से उठा दूंगा। तेरे जिम के गेट पर ही जैसे नादिर शाह को उठाया था। फोन और कोई ही इस्तेमाल करेगा तेरा। इतना ही पोस्ट के नोट में कहा गया है कि जो भी लॉरेंस के दुश्मन है वे आजीवन दुश्मन ही रहेंगे। मरते दम तक अपने भाई के लिए जिंदा हूँ। मैं बोल कर नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। इस पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, हाशिम बाबा ग्रुप और काला राणा ग्रुप का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गैंगस्टर अमेरिका में मारे गए हैं। दरअसल अमेरिका में भारतीय मूल के 2 गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। इस गैंग वॉर में 2 गैंगस्टरों की मौत का दावा किया जा रहा है। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। देश में बढ़ते कोचिंग कल्चर और छात्रों पर पड़ रहे मेंटल स्ट्रेस को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षा में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति का मानना है कि छात्रों की पढ़ाई का बोझ कम करने और उन्हें कोचिंग पर निर्भर होने से बचाने के लिए स्कूल सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। इस समिति ने सुझाव दिया कि कोचिंग क्लासेस को रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे तक सीमित किया जाए। साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम को जेईई, एनईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार ढाला जाए ताकि छात्रों को अलग से कोचिंग की जरूरत न पड़े। समिति का कहना है कि स्कूल के सिलेबस और प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा अंतर है। बोर्ड परीक्षाओं में जहां लिखित और सोच समझ पर आधारित सवाल होते हैं, वहीं प्रवेश परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाते हैं। इसी वजह से छात्र कोचिंग की ओर मजबूर होते हैं। स्कूल में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो बस कोचिंग में थोड़ा और इन डेप्थ ही पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप स्कूलिंग पे भी फोकस करेंगे तो आपको कोचिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो स्कूल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हम, वो इन डेप्थ हम नहीं कर पाते हैं और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कोचिंग में आके ही मिलती है। मान लो किसी की कोचिंग थोड़ा दूर है तो उसमें टाइम भी जाता है। उस टाइम को हम बचा के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट। एंड सेल्फ स्टडी तो मूल मंत्र है हमारा पूरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का। और छत्तीसगढ़ में बालोद जम्बूरी उत्सव 2026 को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। मामला ईओडब्ल्यू से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयोजित देश की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी अपनी भव्यता से ज्यादा अब राजनीतिक विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। कांग्रेस का आरोप है कि ये 15 करोड़ रुपए का सीधा भ्रष्टाचार है। एक तरफ जहां 15,000 युवा अनुशासन का पाठ पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच टेंडर घोटाले को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर लगातार पिछले 5 सालों से स्काउट एंड गाइड संबंधी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ये आप देखेंगे तो ये 14 पॉइंट्स के साथ ये जांच इनिशिएट की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है और सारी बात क्लियर हो गई है उसमें। और ये तो सेंट्रल का मामला है और पूरे देश के स्काउट गाइड के कैडर्स यहाँ पर आएंगे। हाईकोर्ट में चुनौती और जांच की मांग के बाद जम्बूरी के टेंडर में बरती गई कथित अनियमितताओं का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की दहलीज पर है। और अब मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां 1000 से ज्यादा मामलों में केवल 6 लोगों को गवाह बनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मामला तब सामने आया जब लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस रिकॉर्ड की जांच की गई। सीसीटीएनएस पोर्टल में साफ हुआ कि कुछ चुनिंदा नाम ही बार बार सैकड़ों मामलों में गवाह के तौर पर दर्ज किए गए थे। मामले के शिकायतकर्ता का कहना है ये कानून और लोगों के साथ खिलवाड़ है। ये लोगों के जीवन से जुड़ा है। जहां थानेदार जाते हैं वहां गवाह जाता है, वहां प्रायोजित घटना जाती है। सिद्ध है कि ये अपने जेब में गवाह भी रखते हैं। फिक्स गवाह है, 150 के सबूत है। अब देखना होगा कि हमने सबूत भी दे दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी साहब या वरिष्ठ कार्यालय क्या कार्रवाई करती है और इनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। जहां अभियुक्त इतनी गवाहियों से इनकार कर रहे हैं। एक मामले में करवा दे गांजा के मामले में। कई मामले आपके नाम नहीं तो मैंने और सब फास्ट जगह तो खुद कर किए होंगे, मैंने नहीं किया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। शिकायत मिली है और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको हमने एसडीओपी को बोला है कि इसका परीक्षण करके हमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन इसका जांच करके दे, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासी जननायक टंट्या मामा भील की प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
आदिवासी गौरव और स्वतंत्रता संग्राम के नायक क्रांति सूर्य टंटिया मामा भील की प्रतिमा को लेकर मध्य प्रदेश के खारगौन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिस्टान नाका चौराहे पर स्थापित की गई टंटिया मामा की मूर्ति संगमरमर या धातु के बजाय फाइबर की निकली, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। मामले की पुष्टि होते ही जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने कड़ा रुख अपनाते हुए मूर्ति को तत्काल बदलने और दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिस्टान नाका चौराहे का नाम टंटिया मामा भील के नाम पर करने और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मूर्ति का लोकार्पण किया गया था। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और 9,90,000 रुपए का टेंडर हुआ। जो मूर्ति वहां पर स्थापित हुई है उसकी बाजार में मूल्य 1 लाख रुपए से भी कम है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भारत तेजी से लाइव एंटरटेनमेंट का ग्लोबल हब बन रहा है और अब रोलिंग राउंड या लोलापालूजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल भी भारत में हो रहे हैं। इसने न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया बल्कि इकोनॉमी को भी कैसे रफ्तार दी, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत दशकों से ग्लोबल लाइव एंटरटेनमेंट से दूर रहा, लेकिन आज दुनिया भारत की ट्यून पर थिरक रही है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय लाइव एंटरटेनमेंट फेस्टिवल अब भारत में आयोजित हो रहे हैं। रोलिंग लाउड, लोलापालूजा अब भारत में फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। बुक माई शो लाइव और डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो आयोजनों से जोड़ रहे हैं। भारत म्यूजिक का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। हिप हॉप की ग्रोथ साल दर साल तिहाई अंकों में पहुंच गई है। बुक माई शो लाइव के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 319 शहरों में 30,687 लाइव इवेंट हुए, यानी साल दर साल 18% की ग्रोथ रही। कोल्ड प्ले के शो के लिए 1.5 लाख टिकट के लिए 1.3 करोड़ लोगों ने बुक माई शो की साइट पर लॉग इन किया। 30 मिनट में ही सारे टिकट बिक गए। 12,500 रुपए का टिकट रीसेल में 3,36,000 में बिका। EY पैराथन की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड प्ले के अहमदाबाद कंसर्ट से अर्थव्यवस्था में 641 करोड़ का असर रहा। दर्शकों में 80% 35 साल के नीचे के युवा थे।